मूवी की शुरुआत थेडियस रॉस के रेजिडेंट बनने से होती है, जो पहले अमेरिका के जनरल थे। इस सब के 5 महीने बाद हम मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जिसका असल नाम है सैम विल्सन, जो अब भी एक मिशन पर है। इसलिए वो यूएसए की मिलिट्री के साथ उन्हीं के एयरक्राफ्ट में मेक्सिको जाता है। इस मिशन में उसके साथ उसका बहुत अच्छा साथी टोरस भी है, जिसे हम फाल्कन बना देख सकते हैं। मेक्सिको आने के बाद कैप्टन अमेरिका, टोरस और बाकी सभी सोल्जर्स मिलकर टेररिस्ट से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि टेररिस्ट ने जापान का एक कंटेनर चुरा लिया था, जिसमें कुछ बहुत ही खास चीज थी। जापान और यूएसए के अच्छे रिश्ते होने की वजह से यूएसए की मिलिट्री जापान की मदद कर रही थी। इस कंटेनर को हासिल करने के लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि टेररिस्ट को मारने के लिए सैम विल्सन बहुत ही अच्छे से अपने शील्ड के साथ अपने स्ट्रॉन्ग विंग्स का भी इस्तेमाल करता है और एक ही बार में कई दुश्मनों को मार गिराता है। कभी वो उड़ते हुए सामने अपने दुश्मन पे वार करता है, तो कभी एक ही वक्त में 3-4 लोगों को एक साथ मार देता है। फाल्कन भी अपने विंग्स की मदद से कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा था। सभी टेररिस्ट का खात्मा करने के बाद कैप्टन अमेरिका उनके बॉस के पास जाता है, जिसके पास वो कंटेनर था। कंटेनर लेने के बाद इससे पहले कि वो इस आदमी को मार दे, वो यहाँ से बच निकलता है और ये लोग यूएसए वापस आ गए। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका टोरस से यानी फाल्कन से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस लड़ाई में टोरस ने बहुत हेल्प की थी। अब टोरस से इंप्रेस होकर कैप्टन अमेरिका उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त आइसैया ब्रैडली से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। कैप्टन अमेरिका टोरस को बताते हैं कि आइसैया ब्रैडली पहले एक बहुत ही अच्छे सोल्जर थे और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका भी रह चुके हैं, और ये जानकर टोरस शॉक रह जाता है। लेकिन एक अजीब बात यहाँ कैप्टन अमेरिका टोरस को ये बताते हैं कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद आइसैया ब्रैडली को 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। हालांकि ये बहुत अजीब था। आइसैया ब्रैडली ने तो कैप्टन अमेरिका बन के बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। टोरस हैरान होकर आइसैया ब्रैडली से पूछता है, आखिर जब आपने इतना अच्छा काम किया था तो यूएसए की मिलिट्री ने आपको जेल में क्यों डाला? आइसैया ब्रैडली ने बताया कि जब वो कैप्टन अमेरिका बने थे, उन्होंने बहुत अच्छे सक्सेसफुल मिशंस किए। उन्होंने अपने मिशंस में बहुत से लोगों की जान बचाई और यूएसए का काफी नुकसान होने से बचाया। इतने सक्सेसफुल मिशंस करने के बाद वो तेजी से मशहूर होने लगे। लोग उन्हें पसंद करने लगे थे, लेकिन यूएसए की सरकार को ये पसंद नहीं आया कि एक काला आदमी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए। इसीलिए यूएसए की सरकार ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और 30 साल तक जेल के अंदर मेरे ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहे। इसी वजह से आइसैया ब्रैडली यूएसए की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। इनकी इन बातों की वजह से टोरस के दिल में भी आइसैया ब्रैडली की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी सैम विल्सन को यानी अभी वाले कैप्टन अमेरिका को एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें पता चला कि अभी के न्यू प्रेसिडेंट ने यानी थेडियस रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी है। ये मीटिंग एक पार्टी के अंदर है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे और इसी के अंदर कैप्टन अमेरिका को यानी सैम विल्सन को भी इनवाइट किया गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम विल्सन तैयार होकर आइसैया ब्रैडली और टोरस के साथ व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारी कंट्री के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। पार्टी में थेडियस रॉस सैम विल्सन को देखते ही उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने मेक्सिको में बहुत अच्छा मिशन किया था। वो जापान की खोई हुई चीज को भी वापस हासिल कर लाया था। खैर, अब सभी के सभी लोग मीटिंग रूम के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। थेडियस रॉस स्टेज पे आकर मीटिंग का एजेंडा बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड पैदा हो गया है, जिसे सेलेस्टियल आइलैंड नाम से जाना जाने लगा था। थेडियस रॉस बताते हैं कि जैसे ही ये आइलैंड उभरा था, इस आइलैंड ने सारे मुल्कों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। सारे ही मुल्क इस पर रिसर्च करने के लिए पहुंच गए और सबको ये बात मालूम हुई कि इस आइलैंड पर कुछ अजीब तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, जो मेटल बाकी पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, और ये मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। इस मेटल का नाम साइंटिस्ट ने एडमेंटियम रख दिया था। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा, सभी लोगों ने उसे हासिल करने के लिए यहाँ पे आना शुरू कर दिया। सारे मुल्क एडमेंटियम को लेकर जाना चाहते थे और इस चक्कर में सबकी लड़ाई हो सकती थी। किसी भी वक्त वो आइलैंड किसी भी बड़ी जंग की वजह बन सकता था। इसीलिए थेडियस रॉस ने ये मीटिंग रखी थी। उसने फैसला किया था कि वो लोग आइलैंड की एडमेंटियम को बराबर बराबर बांट लेंगे, यानी वो मेटल बराबर हर मुल्क में जाएगी, जिससे किसी भी मुल्क के दरमियान जंग नहीं होगी। थेडियस रॉस के साथ सभी कंट्री के प्रेसिडेंट इस बात पर अग्री हो जाते हैं और ये सब लोग मिलकर नया कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करते हैं। थेडियस रॉस यहाँ ये भी बताते हैं कि जापान ने सबसे ज्यादा एडमेंटियम पर रिसर्च की थी और एडमेंटियम की प्योर फॉर्म को हासिल भी कर लिया था, लेकिन टेररिस्ट के ग्रुप ने जापान की वो रिसर्च चुरा ली, जिसे फिर कैप्टन अमेरिका बचाकर लेके आए। यानी मूवी के स्टार्ट में जिस मिशन पर कैप्टन अमेरिका गया था, वो मिशन एडमेंटियम मेटल को ही बचाने का था, जिसके लिए थेडियस रॉस सबके सामने कैप्टन अमेरिका और टोरस का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मीटिंग के दौरान अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वहां पर जोर से साउंड बजने लग जाता है और इन साउंड्स के बजते ही आइसैया ब्रैडली, जो कि सैम विल्सन के साथ यहाँ आया था, वो खड़ा हो जाता है और अपने पास वाले गार्ड
से जबरदस्ती उसकी गन छीनते हुए उसे दूर दीवार पे गिराता है और इसी गन से थेडियस रॉस के ऊपर हमला कर देता है। सिर्फ आइसिया ब्रैडली ही नहीं, यहाँ पर मौजूद 4 और गार्ड्स जो कि थेडियस रॉस के ही थे, वो भी अपने गन्स निकालकर यहाँ थेडियस रॉस के साथ बाकी सबके ऊपर भी हमला करने लगे। अभी तक थेडियस रॉस इनकी फायरिंग से बचे हुए थे। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सैम विल्सन आइसिया ब्रैडली के हाथ से गन लेने की कोशिश करते हैं और इस तरह यहाँ सभी गार्ड्स दूसरे हमला करने वाले गार्ड्स को रोकने लग जाते हैं और यहाँ जंग जैसा माहौल बन जाता है। इसी माहौल में यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त लड़की की एंट्री होती है जिसने उड़ते हुए यहाँ पर फायरिंग करने वाले सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। एक एक करके सबको मारते हुए वो थेडियस रॉस को बचाने की कोशिश कर रही थी और इस तरह हमें पता चलता है कि ये लड़की थेडियस रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है। फाइनली सैम विल्सन, इस लड़की और टोरस के मेहनत के बाद सभी शूटर गार्ड्स और आइसिया ब्रैडली पकड़े जाते हैं। कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन फौरन आइसिया ब्रैडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। मैं जानता हूं तुम कभी भी थेडियस रॉस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आखिर हुआ क्या था तुम्हें। सैम विल्सन आइसिया ब्रैडली से सवाल पे सवाल करता ही जा रहा था, लेकिन एक और हैरान कर देने वाली अजीब बात ये थी कि आइसिया ब्रैडली को तो कुछ याद नहीं था। वो बिल्कुल भूल चुका था कि किस तरह उसने थेडियस रॉस के ऊपर हमला किया। वो सैम विल्सन के सामने बिल्कुल इनकार कर चुका था कि तुम जो कह रहे हो मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आइसिया ब्रैडली को थेडियस रॉस पे हमला करने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। सैम विल्सन उससे कहता है, मैं जानता हूं अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो जरूर इसके पीछे कोई और है और मैं सच का पता लगा के रहूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सैम विल्सन अब इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने वाला था। वो फौरन टोरस के पास गया और वहां जाकर उसने व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए इन्हें काफी अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं, जैसे कि मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले आइसिया ब्रैडली जब अपना फोन यूज कर रहे थे तो उनका फोन अजीब तरीके से ब्लिंक हुआ था और इस ब्लिंकिंग में सिर्फ व्हाइट लाइट नजर आ रही थी और यही सेम चीज उन 4 गार्ड्स के साथ भी हुई थी जिन गार्ड्स ने थेडियस रॉस के ऊपर हमला किया था। एक और शॉकिंग चीज इन्होंने ये नोटिस की कि उन सारे गार्ड्स और आइसिया ब्रैडली ने जब हमला किया था ठीक उससे पहले एक गाना बजा था, जैसे उस म्यूजिक ने उन्हें ट्रिगर किया हो। ये देखते हुए सैम विल्सन और टोरस को ये बात श्योर हो गई थी कि आइसिया ब्रैडली और उन 4 गार्ड से किसी ने ये काम करवाया था और वो 5 बेकसूर है। अब आइसिया ब्रैडली को बचाने के लिए सैम विल्सन टोरस के साथ ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी को ढूंढ कर रहेगा जिसने आइसिया ब्रैडली को फंसाया था और थेडियस रॉस के ऊपर हमला किया था। ये डिसाइड करने के बाद सैम विल्सन अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब भी वो रास्ते में ही था कि उसके ऊपर किसी ने गन से हमला कर दिया। बाहर निकलकर उसने देखा तो ये वही टेररिस्ट का लीडर था जिसके हाथ से वो जापान का कंटेनर बचाकर लाया था और वो अब सैम विल्सन के सामने बदला लेने के लिए आ चुका था। सैम विल्सन इससे लड़ता है और जल्द ही इसे हरा देता है। उसको हराकर मारते ही अभी सैम विल्सन फ्री नहीं हुआ था कि उसे कॉल आ गई। कॉल में एक बंदा उसे कहता है, तुमने इस आदमी को तो मार दिया लेकिन आगे जो कुछ भी होने वाला है तुम उसमें से किसी भी चीज को नहीं रोक पाओगे। इस फोन कॉल ने सैम विल्सन को परेशान कर दिया था क्योंकि इस बात से उसने इतना अंदाजा निकाल लिया था कि कोई तो है जो उसके ऊपर भी नजर रखे हुए है और जरूर इस आदमी का ताल्लुक थेडियस रॉस पे किए हमले से भी होगा। इसलिए वो जल्दी से टोरस के पास आकर उसकी फोन कॉल को ट्रेस करवाता है। कॉल ट्रेस करने पे उन्हें पता चला कि ये कॉल तो उन्हें एक गवर्नमेंट फैकल्टी से ही आ रही थी। अब वहां पे ऐसा कौन था जो ये सब करवा रहा था, ये जानने के लिए टोरस और सैम विल्सन फौरन ही वहां के लिए निकल जाते हैं। जाकर इन्होंने जो देखा ये लोग हैरान रह गए। वो फैकल्टी असल में एक साइंस लैब थी जिसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हो रहा था बल्कि वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जो थेडियस रॉस पर्सनली करवा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट वो तब से करवा रहा था जब वो आर्मी में जनरल था। अभी वो इन्हीं चीजों को सोचकर हैरान ही हो रहे थे कि इनके सामने एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई। इसका नाम था द लीडर, जिसे ये दोनों देखते ही रह गए। एक तो द लीडर पूरा ग्रीन था और ऊपर से उसका सर भी बहुत बड़ा था। सैम अब उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये सब क्यों करवा रहे हो? मैं जानता हूँ थेडियस रॉस पे भी हमला तुमने ही करवाया है, आखिर चाहते क्या हो तुम? उसकी बातें सुनकर लीडर ने उसे बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। एक बार मैंने ब्रूस नाम के एक मार्वल कैरेक्टर की मदद की। उसकी मदद के चक्कर में मुझे खुद भी चोट लग गई और वो तो पहले से ही ब्लीड कर रहा था। उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सर के जख्म पर गिर गया और उसके गामा रेडिएशन के इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से मेरा सर बड़ा होने लगा और मैं इस तरह अजीब सा दिखने लग गया। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो हुई, मेरे दिमाग की पावर कई 100 गुना बढ़ गई। जैसे ही थेडियस रॉस को मेरे बारे में पता चला तो उसने मुझे पकड़वा दिया। मैंने उस टाइम थेडियस रॉस से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उसे छोड़ दे, जिसके बदले मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लेकिन थेडियस रॉस ने मुझे नहीं छोड़ा और कहा कि ये सब यूएसए की सरकार करवा रही है। अगर मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अब देखो, थेडियस रॉस यूएसए का प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद भी उसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी थेडियस रॉस मुझ पे एक्सपेरिमेंट करवाता रहा और आखिर एक दिन
मेरी गुस्से की इंतहा हो गई। जो साइंटिस्ट मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने उन्हीं को मार दिया और फिर ठान ली कि थेडियस रॉस का घटिया चेहरा मैं दुनिया के सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा करके ही मेरा बदला पूरा हो सकता था। इसलिए मैंने टेररिस्ट के ग्रुप को हायर किया। मैंने उन्हें जापान के कंटेनर को चोरी करने को कहा, और इस काम के लिए मैंने CIA के अकाउंट से ही पैसे भेजे, ताकि जब जापान इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे तो जापान को लगे ये सारे मामले के पीछे थेडियस रॉस ही है। लीडर से बात करने के बाद सैम विल्सन ने ये बात भी पता चला ली थी कि अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी की उसे कॉल आई थी वो भी लीडर ही था, और इन सारी चीजों के पीछे भी लीडर ही है। सैम विल्सन इन सारी चीजों को रोकने के लिए जल्द ही लीडर को पकड़ने का डिसाइड करता है, और इससे पहले कि वो यहाँ लीडर के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता, लीडर चुटकी बजाकर यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर देता है और यहाँ पर मौजूद सभी गवर्नमेंट के गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके उनको अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। अब सारे गार्ड्स क्योंकि उसकी बात मान रहे थे तो सभी गार्ड्स सैम विल्सन और टोरस के ऊपर हमला कर देते हैं। सैम विल्सन और टोरस दो थे और ये गार्ड्स बहुत सारे। ये दोनों इनसे जब लड़ने में बिजी हुए तो पीछे से मौके का फायदा उठाकर लीडर यहाँ से भाग गया। सैम विल्सन और टोरस बहादुरी से सभी गार्ड्स को मारते हुए आखिर मौका पाते ही यहाँ से निकल जाते हैं लीडर को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लीडर ने जो प्लान बनाया था वो काम कर गया है। जापान ने जब अपने कंटेनर के चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि उस टेररिस्ट को पैसे देने वाली CIA थी। CIA USA की इंटेलिजेंस एजेंसी थी। इसका मतलब कि उनके कंटेनर के चोरी करने के पीछे USA का हाथ था। इसीलिए जापान और USA के बीच में एक गर्म माहौल बन गया। अब ये देखते हुए जापान थेडियस रॉस के साथ किया हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है जिसमें उसने एडमेंटियम यानी उस मेटल को USA और बाकी देशों के साथ बांटने का फैसला किया था। जापान के प्रेसिडेंट फॉरेन जापानीज आर्मी को सेलेस्टियन आइलैंड भेज देते हैं ताकि वहां का सारा एडमेंटियम ये लोग अपने काबू में कर ले। अब जैसे ही ये खबर थेडियस रॉस को मिलती है तो थेडियस रॉस भी जापान को रोकने के लिए अपनी मिलिट्री को वहां भेजने का फैसला करता है। अब क्योंकि इस सेलेस्टियन आइलैंड पे दो बड़ी बड़ी आर्मी सामने आ गई थी तो पूरी दुनिया में ये चर्चे होने लगी कि जापान और USA के बीच में जंग होने वाली है। सिचुएशन के बिगड़ने की खबर जैसे ही सैम और टोरस को होती है वो भी जल्दी से चेंज करते हैं और निकल जाते हैं सेलेस्टियन आइलैंड की तरफ। यहाँ आने के बाद फौरन उसने थेडियस रॉस के फाइटर शिप में जाके थेडियस रॉस से मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की कि कोई भी गलत कदम वो ना उठाए। ऐसे अगर USA और जापान के बीच में कोई भी जंग हो गई तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। एक तरफ सैम विल्सन सारी कंडीशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ द लीडर सैम विल्सन से बचने के बाद आया एक घर के अंदर और वहां से एक फोन चुराते हुए उसने USA के 2 फाइटर जेट को हैक कर लिया। असल में उन्होंने फाइटर जेट के रेडियो सिस्टम को हैक किया था। ये दोनों फाइटर जेट इस टाइम सेलेस्टियन आइलैंड के ऊपर थे फाइटर जेट के रेडियो से। अब वो दोनों पायलट्स को जापान के फाइटर जेट्स पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। ये देखते हुए जापान को लगता है कि USA ने जंग की शुरुआत कर दी है, इसीलिए वो भी अपने 2 फाइटर जेट भेजता है USA के फाइटर जेट्स से लड़ने के लिए। यानी जंग शुरू हो चुकी है। जापानी फाइटर जेट्स अब USA के फाइटर जेट्स के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन सही वक्त पे नुकसान होने से पहले ही सैम विल्सन और टोरस उड़ते हुए जाते हैं और फाइटर जेट्स के अंदर से USA के पायलट्स को बाहर निकाल लेते हैं। सोल्जर्स की जान तो बच जाती है, लेकिन फाइटर जेट्स अब तबाह हो चुके थे। लेकिन शुक्र था कि जान किसी की नहीं गई। अब सैम विल्सन जाकर जापान के प्रेसिडेंट को ये बात समझाते हैं कि यहाँ पर कोई जंग नहीं हो रही, बल्कि USA के 2 पायलट्स ने बिना परमिशन के वहाँ पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। जापान के प्रेसिडेंट सैम विल्सन के बात पे यकीन करते हैं और सैम विल्सन की वजह से जापान और USA के बीच होने वाली जंग खत्म हो जाती है। दोनों ही प्रेसिडेंट अपनी अपनी मिलिट्री ले सेलेस्टियन आइलैंड से अपने अपने देश वापस आ जाते हैं। सैम विल्सन भी वापस आ चुका था, लेकिन हमें पता चला कि टोरस सेलेस्टियन आइलैंड में बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन ठीक वक्त पर सैम विल्सन उसे हॉस्पिटल ले आया और अब उसका इलाज चल रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि थेडियस रॉस ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें वो ये बात क्लियर करना चाहते थे कि जापान और उनके बीच में कोई जंग नहीं हुई, बल्कि एक गलतफहमी हुई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सैम विल्सन भी था और यहाँ पर उससे मिलने के लिए लीडर भी आ गया। वो सैम विल्सन पर गुस्सा था क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था USA और जापान के बीच जंग करवाने का, सैम विल्सन की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया और थेडियस रॉस का जो घटिया चेहरा उसको लोगों को दिखाना था वो भी लोगों के सामने नहीं आ सका। लीडर सैम विल्सन से कहता है, तुम फिक्र ना करो, थेडियस रॉस का घटिया चेहरा तो मैं लोगों के सामने लाकर ही रहूंगा। सैम विल्सन लीडर से पूछता है कि आखिर थेडियस रॉस को तुमसे प्रॉब्लम क्या थी। तब लीडर उसे थेडियस रॉस का पास्ट बताता है कि पहले थेडियस रॉस को एक जानलेवा बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से वो मर सकता था, लेकिन जैसे ही लीडर को उसकी बीमारी के बारे में पता चला, लीडर ने थेडियस रॉस की मदद की और एक ऐसी दवाई बनाई जिससे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। लीडर बताता है कि थेडियस रॉस
रॉस वो दवाई रोज खाता है और उस दवाई के अंदर असल में गामा रेडिएशन है। लीडर बताता है कि रोज वो गोली लेने की वजह से थैडियस रॉस की बॉडी में अब बहुत सारी गामा रेडिएशन जमा हो चुकी है और अब इन गामा रेडिएशन का रिजल्ट कुछ ही सेकंड में दिख जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थैडियस रॉस की पूरी बॉडी अजीब तरह से हिलने लग जाती है और वो नीचे गिरता है और हम देखते हैं कि उसका पूरा जिस्म लाल पड़ने के साथ साथ बड़ा भी होता जा रहा है और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो एक रेड हल्क में बदल जाता है। गामा रेडिएशन उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन ले आती है जिसकी वजह से वो यहाँ चीजों की तोड़फोड़ में लग जाता है और सोल्जर्स उसे रोकते रह जाते हैं। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सैम विल्सन को सामने आना था, लेकिन वो यहाँ लीडर को भी नहीं छोड़ के जा सकता था। उसने यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स के हाथों सबसे पहले लीडर को अरेस्ट करवाया और फिर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए यानी रेड हल्क को कंट्रोल करने के लिए सामने आया। ये लड़ाई मूवी की बेस्ट फाइट थी। कैप्टन अमेरिका के सामने रेड हल्क था और रेड हल्क कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि लड़ते हुए रेड हल्क ने पूरी जलती हुई कार उठाकर कैप्टन अमेरिका की तरफ फेंक दी, जिससे बचने के लिए कैप्टन अमेरिका ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया। लेकिन हैवी मेटल से बने हुए ये पंख भी रेड हल्क ने लड़ाई के दौरान तोड़ दिए और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी जमीन में घुसा दिया। अब इससे पहले कि रेड हल्क कैप्टन अमेरिका का किस्सा तमाम कर देता, कैप्टन अमेरिका उसे इमोशनली वीक करने का सोचता है और उसके सामने उसकी बेटी का नाम लेता है। वो उसे कहता है, तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए रिलैक्स होना पड़ेगा, तुम बुरे आदमी नहीं हो, शांत हो जाओ। सैम विल्सन की ये टेक्निक काम कर जाती है और थैडियस रॉस अपनी बेटी का नाम सुनते ही दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाता है। रेड हल्क से दोबारा एक इंसान बन जाता है। नॉर्मल होते ही थैडियस रॉस को फौरन ही अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने के रेड हल्क बन के यहाँ बहुत सारे कानून तोड़े थे और पहले की भी बहुत सी इलीगल चीजें अब उसके सामने आ गई थी। यहाँ जेल में सैम विल्सन थैडियस रॉस से उसकी बेटी को मिलवाने के लिए लेकर आता है। साथ ही साथ सैम विल्सन ये बात भी साबित करने की कोशिश में था कि आइसिया ब्रैडली ने थैडियस रॉस के ऊपर हमला नहीं करवाया था। जैसे ही उसकी ये बात साबित हो जाती है तो आइसिया ब्रैडली को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है और ऐसे सैम विल्सन का मिशन पूरा हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम विल्सन लीडर से मिलने के लिए जेल आया है। लीडर सैम विल्सन से कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पकड़कर तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई? ऐसा नहीं है, मैं अपनी पावर्स की मदद से फ्यूचर देख सकता हूँ और यहाँ पर अब वो सब आने वाले हैं जिनका तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। सैम विल्सन ने पूछा, कौन? तो लीडर ने बताया, हमारी इस दुनिया के अलावा भी इस पूरी कायनात में बहुत सी दुनिया है जहाँ वो सब रहते हैं और जब वो आएंगे तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे।